नमस्ते आप सभी को। आज है इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे। तो आज हम सिर्फ सीआई को यानी कॉकलियर इम्प्लांट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम हमारे उस छोटी से बड़ी हर एक पड़ाव यानी हर एक सक्सेस को भी आज सेलिब्रेट करने आए हैं। तो चलिए आज सब लोग मिलके एक दूसरे की जर्नी से सीखते हैं। और आज हमारे पास बहुत अलग अलग लोग साथ में जुड़े हैं। और हाँ, सॉरी, मैं अल्मास आपको म्यूट पे रखा है। तो आज हमारे साथ वेरियस स्पीकर्स जुड़े हैं, दो इम्प्लांटी जुड़े हैं और बाकी के पेरेंट्स हैं जो हमको ये बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसमें क्या कठिनाई आई और कैसे उसमें से बाहर निकले। तो सबसे पहले मैं ना अली को बुलाना चाहूंगी। अली के बारे में अली एक स्पोर्ट्स पर्सन है और उसने जो है एक सेकंड में ना उसका मैं अली को स्पॉटलाइट पे लेके आती हूँ। तो अली, वेलकम। अली जो है वो है बायलैटरल इम्प्लांटी और उसने डेफ स्पोर्ट्स कोटा में चैंपियनशिप में स्विमिंग में एक गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज में जीत के आया है और नेशनल डेफ चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुआ है। अली अभी 17 साल का है और 18 महीने का था तब उसका बायलैटरल इम्प्लांट हुआ है। ये है चंद्रपुर से। तो अली, स्वागत है आपका। अली अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरा नाम अली मोहम्मद यास खान गौरी है। मैं 17 साल का हूँ और मैं अभी 11th में हूँ। ओके। तो तो आपका जो अ, बायलैटरल इम्प्लांट हुआ था अली, तो ट्रेनिंग और जी, कंपटीशन के दौरान कम्युनिकेशन और जब इंस्ट्रक्टर जो थे वहां पे जो तुमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो क्या जब आप उसको आसानी से समझ पा रहे थे या क्या रोल था सीआई का इसमें? अच्छा, इसमें अ, जैसे आप स्विमिंग के ये लिए जब जाते थे तो क्या कठिनाई आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसको कैसे फेस किया आपने? अच्छा, ये जो प्रोसेसर थी मेरे, तो इसमें हाँ। एक्वा कवर भी आते थे। हाँ। तो वो पहन के मैं प्रैक्टिस करता था। हाँ। तो जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो सर से समझ में नहीं आते, तो मैं उन सर को बोलता था कि रिपीट कर दीजिए। जो हम्म। इंस्ट्रक्शन रिपीट करवाइए, तो सर हम्म। रिपीट करवाते। और जैसे स्विमिंग जैसा कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन और फोकस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो आपने ये तीनों चीजों को कैसे मैनेज किया? ये तीनों चीज़ें डिसिप्लिन से आते हैं और डेडिकेशन। हम्म। ये जो कंपटीशन है, ये मैं तो कहता हूँ कि हर टैलेंट रखना सबको होगा आदि। करना चाहिए, क्योंकि इससे ना फिर कॉन्फिडेंस आता है खुद। बोलिए अली, क्या कह रहे थे? आपकी डेडिकेशन की और डिसिप्लिन की जरूरत है। हाँ। डिसिप्लिन की अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा ये कहना है कि सब लोग ना स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम्म। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको चैलेंजेस मिलेंगे, फिर आप कैसा, यानी जैसे यानी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चैलेंज, यानी आपको हिम्मत आएंगी कोई भी प्रॉब्लम। ये स्पोर्ट्स हम्म। में नहीं, जैसे लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको फेस करने आना चाहिए। हम्म। क्या खूब कहा है आपने, स्पोर्ट्स का जो है उसको लाइफ से कंपेयर किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 5 किलोमीटर की जो कंपटीशन थी, स्विमिंग की जो थी, जी। उसमें सेकंड पोजीशन हासिल करने तक का सफर कैसा रहा? मतलब प्रिपरेशन और चैलेंजेस तो आई श्योर आए होंगे, उसको कैसे आपने अ, ओवरकम किया? हाँ, जी, एक्चुअली ये जो है, मेरे प्रैक्टिस के पीछे एक्चुअली मेरे अब्बू का हाथ है। उन्होंने अपना काम के साथ-साथ मेरे लिए भी टाइम निकाला है। तो हम्म। स्विमिंग पूल एक तो 50 मीटर्स का होता है, तो उसमें कैसे प्रैक्टिस नहीं होती। हम्म। तो उनके एक साइट के पास एक लेक था, WCL का लेक, हम्म। और वो लेक जो है वो 9000 फीट डीप था। हम्म। तो यानी वो मुझे सुबह और शाम, जैसे हम्म। सुबह सुबह 3 घंटे और शाम में 3 घंटे, यानी टोटल 6 घंटे की प्रैक्टिस करवाते थे वो मुझे। ओह माय गॉड, मतलब आप एक दिन में 6 घंटे का प्रैक्टिस करते थे? जी।
क्या डेडिकेशन है। इसके अलावा और कोई चैलेंजेस आए आपको? हाँ, आए हैं, जैसे खुद का टाइमिंग कम करना था, हम्म। और आए हैं चैलेंज, सब आगे भी आएँगे। बट आपका अभी तक का जो सफर रहा है, आई मीन अवार्ड्स जो आप विन करके आ रहे हो, ये आपका बता रहा है कि डेडिकेशन आपने जितना दिया है वो रंग लेके आया है। बहुत खूब। आज आपने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे भी हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, तो आपका अभी तक का जो सफर रहा है ना, हियरिंग का, तो आपको क्या एक ऐसा चीज जो आपने सीखी और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करी, एक तो वो शेयर करिए। दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि कोई एक चीज आपने पहले सीखी होती तो बहुत जल्दी सीखी होती तो फर्क पड़ता? या पेरेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो आप, अभी जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? अ, ये सिंपल सा मैसेज है मेरा उनके लिए, हम्म। यानी आप अपने स्टूडेंट्स को, आपके बच्चों को हर स्पोर्ट्स में डालिए, और डरना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना इम्प्लांट करवा दीजिए। क्योंकि हम्म। उससे क्या होगा, फिर आप जितना जल्दी हो पाएगा इम्प्लांट, उतना जल्दी बच्चा बोल पाएगा। बराबर, सही बात ठीक है। है? हम्म। और जितना अच्छे से बोल पाएंगे उतना अच्छी उसके लिए बेहतर होगा। मैं तो ये कहूंगी अली, ये जो आपके अचीवमेंट्स है ना, वो सिर्फ एक अचीवमेंट्स नहीं है, ये मेडल है आपके डिसिप्लिन का। आपने आपने जो स्टेमिना बिल्डअप किया है और सेल्फ डिसिप्लिन जो आपने अभी सबको भी कहा कि डिसिप्लिन करना कितना जरूरी है, तो सच में ये अचीवमेंट है आपके लिए। तो कुडोज टू यू। और मैं पेरेंट्स के लिए अभी ये प्लेटफॉर्म ओपन करूंगी। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली अली को तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अली को कहीं और कोई क्लास ज्वाइन करना है तो वो अब चले जाएंगे। तो उसके पहले आप पेरेंट्स किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अली से ये सीखना बड़ा जरूरी है कि हम सिर्फ काफी टाइम ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। अली एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये सेट कर रहा है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारे बच्चे अगर डेडिकेशन दे रहे हैं तो स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी बच्चे आगे आ सकते। ओके, हाँ मंजू पूछिए, मंजू को सवाल है। यस जी, हाँ। अली, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक और यू। यस, ये पूछना था कि जैसे स्टार्टिंग वाला विसल होता है कंपटीशन के हुँ, पहले, हुँ, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का हमारे लिए डिफरेंस तो होता ही है, मतलब हाँ। हाँ। तो उसे किस तरह से आपने मतलब कवर किया, उसके लिए स्पेसिफिक क्या ध्यान रखा था कि जो मतलब हर कंपटीशन में वो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का लेट होता ही है हमारे बच्चों को, हुँ, हुँ। उसे आपने कैसे मैनेज किया? तो एक्चुअली मैंने ना नॉर्मल कैटेगरी में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन किए हैं, हम्म। तो जो व्हिसल बजाते हैं, तो सुनाई भी नहीं देता। हम्म। तो फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता था उस वही ग्रुप में से किसी एक हेड को कि मुझे पुश करे या तो टैप करे पीछे ओके। से। ओके, मैं ग्रेट। उसी ज़रिए से करता। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो, थैंक यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पॉइंट्स दिस। यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू मंजू, पूछने के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट था। और किसी को कुछ पूछना है पेरेंट्स को? अली को कोई सवाल है? ओके, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी आयशा को। तो आयशा, आयशा है अली की मम्मा। तो आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और इम्प्लांट केयर को बैलेंस करना इजी नहीं होता है, तो आज आप मुझे बताएं कि ये जो कंसिस्टेंसी रही है और स्ट्रक्चर प्लानिंग को आपने कैसे मेंटेन किया? हाँ, जूली क्या प्लीज रिपीट करोगे क्वेश्चन? हाँ, मैं ये कह रही थी, एक तो बहुत बढ़िया कि आपने इतना डेडिकेशन किया तो आज हमको दिख रहा है अली जहाँ खड़ा है वो आपकी मेहनत रंग लाई है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने ये जो कंसिस्टेंसी है इसको आपने कैसे मेंटेन किया? हाँ, मेंटेन तो ऐसा है ना कि मेरा पहले मोटो एज अ मदर ऐसा था कि हम्म। बच्चे में एक प्रॉब्लम है, लेकिन कभी वो बच्चे को वो प्रॉब्लम है मैंने उसको वो चीज फेस बताया नहीं कि बेटा ये प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट तो ये है कि उससे ये मैंने महसूस ही नहीं करने दिया कि आप में कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही भी हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, जैसे वो जैसे बच्चे हम्म। बच्चे अदर एक्टिविटीज करते हैं बिना किसी हम्म। डरे, तो मैंने उसे हर चीज हम्म। खिलवाई है। और हम्म। इन्हें 10th तक हॉकी में भी पार्टिसिपेट किया है।
इवन अच्छा। उसने फुटबॉल भी खेला है, उसने स्केटिंग भी खेला है, इवन हमने स्विमिंग भी खेला है। मैंने पहले से उसको आउटडोर गेम में मैंने उसे एक्टिव रखा है। जिसका हम्म इंटरेस्ट स्विमिंग में ज्यादा था, इसलिए फिर एज अ कॉम्पिटिटिव हमने उसको स्विमिंग में फिर उसको पार्टिसिपेट करवाया। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जब अली ने कॉम्पिटिटिव स्विमिंग को सीरियसली लेना शुरू किया, तब एक कॉन्क्लियर इम्प्लांट पेरेंट के रूप में आपके क्या प्रैक्टिकल कंसर्न थे? आपने उन्हें कैसे मैनेज किया? हाँ, काफी डिफिकल्ट है जूली, एक्चुअली पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना नहीं, बच्चा विथ प्रोसेसर एक्वा कवर लगा के पानी में जाना। करेक्ट। तो बहुत फर्स्ट बड़ी तो बात है। हमको तो हाँ समझ में ही टेंशन हो जाता है कि भाई पसीना होगा, समझ आए तो कॉकलियर हाँ इम्प्लांट कितना ध्यान रखना, और आप तो स्विमिंग मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कैसे तो मैनेज किया? कई बार प्रैक्टिस के दौरान ऐसा होता था ना, क्योंकि उसका प्रोसेसर पूल में निकल जाता था, एक्वा कवर जो क्लिप जो ओह, यूज करते थे, कई बार हाँ। पूल में भी गिर चुका है उसका। ओह। तो उतना, हाँ, पूल में भी गिर चुका है उसका वो। तो फिर कैसा अवेयरनेस पहले से हम्म उसको भी था। इवन हमने आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इवन हम्म स्विमिंग के कोच, फिर हम्म अदर पेरेंट्स, फिर अदर हम्म प्लेयर्स जो उसके साथ में प्रैक्टिस करते थे, हमने हम्म, उनको भी इस चीज का नॉलेज दिया था कि भाई ये प्रोसेसर इसका है, अच्छा। ताकि वो किसी हाँ को मिले तो समझ में आना कि रॉड है, हाँ कौन सा यूज करता है। तो क्या है, हाँ। किसी को आइडिया नहीं है कि प्रोसेसर है करेक्ट। या हीलिंग डिवाइस है। सही बात है। तो हमें अपने हाँ। बच्चों के साथ साथ उसके आसपास के जो प्लेयर्स है, या उसके फ्रेंड्स है, या उसके कोच है, हम्म उनको भी उस चीज से हम्म इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि ये हेयरिंग डिवाइस है ये बच्चे का। तो गिरने के बाद हम्म किसी पेरेंट्स को मिला, तो उनको कहीं हम्म ध्यान में था कि भाई ऐसा बच्चा यहाँ आता है प्रैक्टिस के लिए। तो हम्म प्रोसेसर उनको मिला, फिर उन्होंने हमको रिटर्न किया है वो। तो ये अवेयरनेस बहुत टाइम पे हाँ काम आ गई। जी। और एक्चुअली सेफ्टी मतलब मेंटेनेंस के इस पे जैसे वाटर से बहुत ध्यान देना हाँ, पड़ता है, तो और क्या स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स फॉलो और किए? ये, हाँ, सेफ्टी तो काफी, क्योंकि वो एक्वा कवर है, मॉइस्चर, हम्म कभी कभी एक्वा कवर मॉइस्चर भी पकड़ लेता है, तो हमारे प्रोसेसर हाँ को डेली डायर में रखना है, उसको क्लीन करना हाँ है, वो सब हम्म डेली बेसिस पे करना पड़ता है। और मैनेज हो गया। हाँ excuse me ma'am, I am Ishwar's father here. Hello. यस यस सर। एक सवाल पूछना है मुझे एक्चुअली। हाँ ये हाँ जो प्रोसेसर जो हम लोग इसमें लगाते हैं हाँ। वाटर प्रूफिंग, इसमें वो कितने डेप्थ तक जा सकते हैं? अंडर वाटर लेवल कितने डेप्थ तक जा सकते हैं? सर, ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाता, क्योंकि एक्चुअली कैसे अंडर वाटर नॉर्मल नॉर्मल हियरिंग को भी आवाज नहीं आता है अंडर वाटर। तो एक्चुअली 2 to 3 फीट, सवाल उससे ज्यादा नहीं। नहीं, हेयरिंग का नहीं। एक्चुअली क्या है कि वो समझो हम लोगों ने उसको अप्लाई किया होगा, लगाया हुआ है, ओके, और वो अगर नीचे गया तो वो जो वाटर का जो भी प्रेशर है बेसिकली, वो हाँ कहाँ तक सस्टेन कर पाता है बेसिकली वो जो मशीन है ना, अपना जो एक्वा केस है, वो जो वाटर यस, प्रेशर है। हाँ, वो एक सवाल था मेरा। हाँ, 2 to 3 मीटर के ऊपर नहीं जाता है सर, वो साउंड ही कितने नहीं मीटर के जाता। में? 2 to 3 ओनली। ओके ओके, वो साउंड तो नहीं जाता ही नहीं नहीं एक्चुअली, तो नहीं हाँ, तो लीकेज के फिर वो अपन नहीं ले सकते मेरे ख्याल से। मैक्सिमम 10 फीट तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं नहीं जा नहीं सकते ना वाटर प्रेशर नहीं के हिसाब नहीं से। नहीं नहीं। चलेगा। ओके, थैंक यू लेकिन मैडम, अली ने थैंक यू। जब, ओके, थैंक यू सर। अली ने जब सी स्विमिंग किया था, हाँ हाँ। हाँ तो जब फर्स्ट टाइम उसने सी स्विमिंग किया था, तो मैंने उसे कांसो तब लगा कर भेजा था, ओके ओके और ओके। इंस्ट्रक्शन लिख के, बेटा अगर गिर जाए तो उठाने मत जाना, क्योंकि सी है। ओ नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली क्या है समझो, फॉर एग्जांपल अभी कभी कभी कैसा है, वो एडवेंचर के लिए जाते हैं ऐसा शी शोर पे वगैरह, हाँ। ऐसा कभी कोकन में वगैरह, तो समझो हम्म बच्चा उधर वो स्क्यूबा डाइविंग वगैरह इसके लिए अगर हम्म, बोला, तो इसके लिए। और वो जो है नहीं एक्चुअली हम लोगों ने जब इंक्वायरी किया था स्कूबा डाइविंग का वगैरह, ओके सर, जस्ट फॉर एडवेंचर पर्पस, लेकिन दे डिनाई टू डू दैट कि अगर इसका हियरिंग का अगर प्रॉब्लम है या some surgery was occurred on him, then they do not able to take him at the bottom, maybe up to a certain depth of the water, कुछ नीचे हम्म। तक नहीं लेके जा सकते। इसके लिए कुछ मालूमात है आपको ऐसा? नहीं सर, विथ प्रोसेसर नहीं लेके जा सकते। अगर प्रोसेसर निकला है तो फिर कोई इशू नहीं होता है बच्चों के ऐसे अंडर वाटर में। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता ना उसका, अगर नहीं नहीं प्रोसेसर नहीं, नहीं कोई लगाया प्रॉब्लम हुआ है हम लोगों ने? नहीं, नहीं नहीं, कोई बेसिकली प्रॉब्लम सर्जरी के दे आर अवेयर अबाउट द सर्जरी, अगर सर्जरी नहीं। कंडक्ट किया हुआ है तो उसके लिए थोड़ा बहुत दे रिफ्यूज टू डू दैट। हम लोग लास्ट 15 डेज बिफोर तारकर्ली गए हुए थे, लेकिन वहां के जो इंस्ट्रक्टर थे उनने थोड़ा हेजिटेट किया कि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो दे डिनाई टू डू दैट हाँ, बिकॉज वो लोग माय रिस्क नहीं लेते हैं ना माय। सर। हाँ मैम। हाँ, वो लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और उनको भी हाँ हाँ। जैसे हमने कहा कि उनको भी अवेयरनेस नहीं है ना, तो ये एज अ पेरेंट अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि प्रोसेसर ओके नहीं लगाया है,
तो बच्चा ऐसे नहीं जाएगा, तो कोक्लियर आपके इम्प्लांट कुछ बड़ा रेस्पॉन्स बड़ा नहीं आएगा। પેરેન્ટ્સ ને Okay, basically છોકરો છે that ફીવરમાં call બહુ we જ should have આગળ to છે, take that 25 call, no? વર્ષનો છે, हाँ તો એનો હું સેશન મેં અટેન્ડ કર્યો Okay, હતો. thank you, ma'am. Thank you. हाँ Thank you, ma'am. ओके ओके वेलकम। तो आयशा अभी बस टाइम से बहुत पीछे रहे, तो बड़ा क्विकली हमको 2 मिनट में ये बता दीजिए कि आपका जो एज अ पेरेंट रहा है ये जर्नी, तो आज इतने सारे पेरेंट्स जुड़े हैं, तो आपके जो अनुभव से आपने जो सीखा है, क्या एक आप सीख देना चाहेंगे? और इसके बाद नवाज को एक क्वेश्चन है वो पूछेंगे, तो आप मुझे जल्दी से बताइए। हाँ, सीख तो देखो, सीख तो हम सीख नहीं, बस एक कोट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी पेरेंट्स को कि बच्चा है अपना, बच्चे पर ट्रस्ट कीजिए और खुद पे ट्रस्ट कीजिए, तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। थैंक यू। नवाज जी पूछिए। या हाय आयशा, हाय अली, नवाज। कंग्रेचुलेशंस। खाली ये साल थैंक नहीं, यू। अली आप 3-4 साल से और उससे ऊपर भी ज्यादा, जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ, आई नो आप अवार्ड्स जीत रहे हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके तरफ से जरा दूसरों को समझाइए, बिकॉज ग्रुप पे काफी बार आ चुका है कि व्हाट आर दी प्लस पॉइंट्स ऑफ यूजिंग दी थिंग्स इन वाटर प्रूफ के लिए क्या क्या है, कौन से मॉडल बेटर है, कैन यू जस्ट गिव अस डिटेल्स, क्योंकि काफी बार मुझे ये क्वेश्चन आया है ग्रुप पे। तो वाटर प्रूफ के लिए क्या है और क्या आप कैसे मैनेज करते हैं? नवाज, वाटर प्रूफ के लिए एक्वा कवर आते हैं, एवरी प्रोसेसर के लिए आते हैं, इवन कांसो के लिए भी आते हैं, N8 के लिए भी आते हैं। एक्वा कवर के यस, दे ऑल आर डिफरेंट। या डिफरेंट प्रोसेसर्स। नहीं, डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए डिफरेंट एक्वा कवर्स है। यस, डिफरेंट एक्वा कवर है, प्लस कॉइल केबल भी अलग आता है वाटर प्रूफ के लिए। ओके, अच्छा, हाँ, ओके। इवन अगर हम बैटरीज यूज कर रहे हैं वाटर कवर लगा के, तो उसके अंदर जो यूज एंड थ्रो वाला बैटरी जो आता है वो भी डिफरेंट आता है। ओके, तो उसको संभालने के लिए थोड़ा जरा ज्यादा बता दीजिए। दे मे बी सम पीपल हु हैवंट आस्क्ड, एंड इवन अदरवाइज बाद में व्हेन इट गोज ऑन रिकॉर्डिंग पीपल कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ओके, तो उसको संभालना यानी केयर उसका इतना ऐसा है कि जब हम एक्वा कवर यूज करते हैं, तो एक्वा कवर हमको बिल्कुल प्रॉपर लगाना है, उसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए। अगर एयर बबल आ जाता है तो पानी जाने के चांसेस है, तो एयर बबल नहीं आना चाहिए यूज करते वक्त। यस, और हम डायरेक्ट अगर क्लिप आती है उसको डायरेक्ट जो 500 की हम हेयर को लगाते हैं, हेयर क्लिप, उसके अलावा गले में हम कुछ अगर बैंड डाल के उसको स्टिक किए उससे, तो यहाँ से गिरने की वजह वो उसके गले में निकलता भी अगर हेड से तो गले में रह सकता है उसके। ओके, या दैट्स अ गुड टिप। या ओके, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सो मच। आरुषि जी, आपको कोई सवाल है क्या? Ma'am, I have one question. Can I please ask? Yes, please. Yeah, okay. And I'm really very sorry to attend a bit late due to some of my engagement. तो मुझे ये जो आपने पानी वाली जो चीज़ बोली, एक्चुअली मुझे यही पूछना था, बिकॉज मेरी डॉटर शी इज़ अ कॉक्लियर इम्प्लांटी एंड शी इज़ 8 year old नाउ, एंड वो बहुत ही ज़्यादा उसको स्विमिंग का शौक है। तो हम लोग जो कांसो यूज़ कर रहे हैं उसमें जो ऑलरेडी जो क्लिप लगाते हैं हम, तो हम उसके साथ में उसका वो जो एक्वा किट है वो लगा देते हैं, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, तो वो उसमें से, तो पहली तो एक चीज़ हम ये करते हैं। सेकंड, हम उसको जो कैप होती है आपकी स्विमिंग की कैप, हम वो लगाते हैं, बट स्टिल हमारे मन में एक डर होता है कि कहीं पानी अंदर ना चला जाए या उसके डिवाइस को खराब ना कर दे, एंड विच इज एक्चुअली हिंडरिंग हर स्विमिंग एबिलिटीज एंड वो सारी चीजें, बिकॉज शी रियली वांट्स टू स्विम। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा मुझे गाइड कर पाए कि कैसे हम लोग इसको लेके जा सकते हैं आगे। हाँ, Appreciate देखो, समझ जब एक्वा कवर लगाने जो आपने इश्यूज बोला है, सेम इश्यूज मैंने भी फेस किए, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, ये लगाने के बाद ऐसा लगता है कि पानी अंदर चला जाएगा, तो पहले तो उसे टाइट कीजिए एक्वा कवर को अच्छे से। मैंने पैसे बोला आपको, उसमें एयर बबल नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं पकड़ना चाहिए। और इवन हम गले में एक बैंड डाल सकते हैं, जैसे हम गले में कोई पहनता है ना धागा या कोई चैन और एक्वा कवर जो होता है उसके साइड में भी होल होते हैं, तो हम उससे उसको पिनअप कर सकते हैं। अगर यहाँ से सर से निकलता भी है तो उसे गले में रहेगा, गिरेगा नहीं नीचे। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि जो हम ये जो स्ट्रिंग यूज करते हैं, एक बहुत पतला सा स्ट्रिंग हम यूज करते हैं ना कांसो 2 में, ठीक है, एकदम तार जैसा होता है, तो वो हम निकालते नहीं है, बिकॉज एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो कांसो 2 में कितना प्रॉब्लम है वो, कि अगर आप वो निकालेंगे तो पहले तो वो सॉकेट निकाला, फिर उसके बाद उसको फिक्स किया, वो दूसरी चीज से फिक्स किया, तो इट्स नॉट एक्चुअली वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है अगर आप देखेंगे, बिकॉज अगेन रिमूविंग इट, क्योंकि वो तो ये तो गर्मी का तो डेली का प्रोसेस होगा ये।
हाँ हाँ वो जाने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सिर्फ उससे से सिक्योर करते हैं, एक्वा किट से सिक्योर करते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही पतला तार होता है तो उसके अंदर जाने का ऐसा कुछ रोल तो नहीं रहेगा। एंड उसके बाद कैप के साथ भी वो सिक्योर रहता है। तो इज इट फाइन कि ऐसे करके हम भेज सकते हैं इसको पानी में? हाँ हाँ दे सकते हैं। और ना एक हेयर बैंड भी आता है, कांसो में आता है हेयर बैंड, उसमें कांसो के शेप का गैप होता है, वो आप हेड हाँ। पे हेड बैंड बांध सकते हैं। तो वो हेड बैंड आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको, तो उसमें आप कांसो 2 यूज कर सकते हैं। हेड बैंड में डायरेक्ट लगा के भी देखो तो। हेडबैंड है मैम, एक्चुअली हेडबैंड है, पर हर चीज का ना वो उतना, मतलब मुझे तो यूजेबिलिटी पर्पस, या मैं बोलूंगी कि उतना मुझे यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहे हैं वो, क्योंकि वो ना खसक जाता है, वो अपनी पोजीशन से हिल जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अगर हेड बैंड के ऊपर आप स्विमिंग कैप लगाते हो तो वो घसरेगा नहीं फिर उसको। ओके, अच्छा। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। तृप्ति जी, आप आयशा और मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको आयशा का नंबर देती हूँ। आप 1-on-1 प्लीज इसको लेके जाइएगा, क्योंकि टाइम श्योर बहुत श्योर। शॉर्ट है, हमारे पास कहानियां बहुत सारी हैं। बट ओके जरूर से ओके, मैं आपको थैंक आयशा यू। का नंबर दूंगी, आप 1-on-1 कर लीजिएगा। आयशा, आप प्लीज इनको गाइड करिएगा। जी जी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या ओके, थैंक यू हम नवाज मैम। थैंक यू सो मच। तो अब हम आयशा, थैंक यू सो मच। आपने आपने और खास अली ने आके जो कहानी शेयर करी, उससे हमको बहुत, आई एम श्योर काफी लोगों को भी क्लैरिटी मिल गई है। और थैंक यू सो मच, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को लेके इम्प्लांट को बैलेंस करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए आपने जो किया है, बहुत ही बेहतरीन काम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो स्ट्रॉन्ग आउटकम्स के पीछे एक स्ट्रक्चर्ड पेरेंटिंग और रेगुलर फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू सो मच आने के लिए और अपनी कहानी थैंक हमारे यू साथ जी। शेयर करने के थैंक यू लिए। जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी मुंबई से अलमाज को। अलमाज को मैं स्पॉटलाइट पे लेके आती हूँ। ओके, अलमाज, हाँ। तो मुंबई से आज हमारे साथ और एक पेरेंट जुड़ी है, अलमाज। अलमाज जो है, उसके पर्सपेक्टिव से हम सुनेंगे कि जहाँ इम्प्लांट जो करा है, उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइम लाइन पे करा है। इनकी 2 बेटियां हैं, और उनकी जो जर्नी है और डिसीजन जैसे उन्होंने लिए, उसके बारे में हम इनसे पूछना चाहेंगे। तो अलमाज की 2 बेटियां हैं, एक है मुस्कान जो 26 साल की है, दूसरी है ताइबा जो 15 साल की है। मुस्कान जो है, उसका डायग्नोस जब वो 2 साल की थी तब हुआ था, और वो जब 7 साल की थी तब किया गया था। जबकि ताइबा जो अभी 15 साल की है, वो जब 2 महीने की थी तभी डायग्नोस हुआ था, और उसका पहला इम्प्लांट 2.5 साल में किया था, और सेकंड इम्प्लांट जो है वो 14 साल के एज में किया था, मतलब करीब करीब 12 साल का गैप रहा है। तो अल्मास, आइए, और हम सब पेरेंट्स को के साथ शेयर करिए कि ये जर्नी कैसी रही। हाँ, शेयर कैसे स्टार्ट कर, जर्नी तो बहुत लंबी है हमारी और टाइम बहुत कम है। तो उस टाइम में मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूंगी कि देखिए, मेरी बड़ी वाली बेटी का जो लेट इम्प्लांटी है, उसका देखिए अभी हमको पता चल रहा है कि लेट इंटरवेंशन मतलब अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, ये हकीकत है। अगर बच्चों का हम अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, मतलब हमको बच्चों का जल्दी पता चलता है, तो उसकी हमको आउटकम बहुत अच्छा आता है। और जब भी अगर हमारा लेट इम्प्लांटी होता है या हमको लेट पता चलता है, तो उसका रिजल्ट अलग ही आता है। जैसे मेरी बड़ी वाली बेटी का हमको 2 साल पे पता चला, और हमारा इम्प्लांट का होते होते ही हमको 7 साल की थी तभी हुआ। तो उसका जो डिफरेंस है, बहुत फर्क है उसके स्पीच में, उसके लर्निंग में। और उस टाइम पे हमारे लिए मतलब ये सब चैलेंज था, सब नया था। मैं बात कर रही हूँ 2006 की, जब भी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। अभी तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, ऑफकोर्स हमारे पास इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्टीज है, और जो भी हमारे पास है थेरेपिस्ट अच्छी है, तो उसके लिए हमको रिजल्ट अच्छा दिखा। तो मेरी बड़ी वाली का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, हाँ, बट उसको काफी हद तक फायदा हुआ है। उसने अपना एजुकेशन TY BCom कंप्लीट किया है, और वो अच्छी एक जगह पे काम भी कर रही है, और शी इज नाउ सेटल्ड। एंड अभी जो सेकंड वाली मेरी बेटी का है, जैसे मुझे पता चला कि मेरी बड़ी वाली बेटी को ये प्रॉब्लम था, और हमने सेकंड चांस, जब मेरी सेकंड बेबी हुई तो हमने तुरंत उसका चेक करवाया, और उसको भी सेम डिटेक्ट हुआ। तो हमारे लिए तो वो मतलब आप मैं सोच नहीं सकते कोई कितना बड़ा मूवमेंट था हमारे लिए कि ये चीज वापस एक्सेप्ट करना। तो हमने उस चीज को
ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया और हमने तुरंत मतलब उसके ऊपर ना तो रोते हुए ना वो इमोशन में ही अपने आप को कवर करके हम आगे बढ़े और हमने तुरंत अपना उसका फर्स्ट इम्प्लांट करने का सोचा। देखिए, वो इम्प्लांट करना उस टाइम भी इतना इजी नहीं था, बिकॉज सबसे पहला होता है पैसा। फाइनेंशियली हम स्टेबल करना भी एक बड़ी बात होती है, तो थोड़ा हमारा ये होते होते 2.5 साल हो गया, मगर जब उसका रिजल्ट तो इट वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी वो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा करती है, इतना अच्छा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं उसको देख के कि उसको हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है वो करके। तो हमारा ये फर्स्ट सेक्शन तक हम ऐसे ही माइंड सेट था कि ओके, हमने दोनों बच्चों का एक एक इम्प्लांट किया और हमने अपनी जर्नी को, हमारा स्टॉप हो गया, वो लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए, हम सोच रहे। फिर अचानक से कैसे बोलते हैं ना, ऊपर वाले के करम से हमको कोई ऐसे पेरेंट्स मिले, हमारे सपोर्ट ग्रुप कनेक्ट ग्रुप से हमारे को कोई सपोर्ट पेरेंट मिले, जिन्होंने हमको बताया कि 14 से 15 साल तक के बच्चों के लिए अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है, जहाँ पे हमारा इम्प्लांट 50% में हो सकता है। तो आप उसमें एक बार ट्राई कीजिए। मैं उस पेरेंट का नाम भी बताना चाहूंगी, रामू करके एक पेरेंट है हमारे वी कनेक्ट के, बहुत जन जानते हैं उसको। वो हमारे ऐसे गेट टुगेदर में मुझे बोला कि ताइबा की मम्मी, एक बार आप ताइबा सेकेंड इम्प्लांट सोचो ना। तो मैंने बोला, देखो रामू, अभी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जर्नी वापस इट्स नॉट इजी। एक बार ट्राई कीजिए। अगर मैं का ये वर्ड था कि अगर वो, मुझे मालूम है कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला देता है, अगर ऐसा रहेगा, मैं थाना में रहता हूँ, आप मेरे घर का आधार कार्ड अपने एड्रेस पे चेंज कर लीजिएगा, आपकी बच्ची का ऑपरेशन हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा करके। तो हम जाके देखा और वहां पे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ इजीली हो सकता है। बस 2 महीने के अंदर हमारा दूसरा इम्प्लांट हमने करवा लिया, और 26 को उसका इम्प्लांट हो चुका है अभी रिसेंट 2025 में। और रिजल्ट इतना अच्छा आया है उसका कि मैं बोल नहीं सकती। मैं तो एक ही बोलूंगी पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है और अगर आपने ये, आपको पता चला है, ना कि आप अपना एक कोना पकड़ के रो के उसको इमोशंस में रख के, वो सब चीज से बाहर निकल के आप उसको जल्द से जल्द कॉक्लियर इम्प्लांट, जो एक बून है हमारे लिए, मतलब एक वरदान है हमारे लिए, आप समझ नहीं सकते हो। हमारे लिए ये एक ऐसी चीज है जो हम भगवान के बाद इसको मान सकते हैं कि भाई हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इम्प्लांट करवाए, और दूसरा इम्प्लांट अगर आपसे पॉसिबल है, अगर आपके बच्चे छोटे, तो रियली आप ट्राई कीजिए और दूसरे बच्चों का दूसरा इम्प्लांट जरूर करवाइए। जिस तरीके से हमको जीने के लिए हर एक चीज जरूरत होती है, जैसे हमको ऊपर वाले ने 2 आंख दिया है, 2 कान दिया है, उसी तरह हमने एक इम्प्लांट करवा के क्यों हम हमारे बच्चों को रोक लगा देते। दूसरा भी इम्प्लांट करवाना चाहिए, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है ना कि आप खुद, आपको लगता कि वाह, हमने बहुत अच्छा कर लिया ये चीज, मतलब हमने दोनों इम्प्लांट करवा दिया, हमने बच्चों को बहुत अच्छा एक लेवल पे लेकर गए हैं करके। तो अल्मास, मैं फिर से पूछना चाहूंगी सारे पेरेंट्स के लिए, अगर किसी ने मिस किया हो तो, कि आपने जैसे कहा कि रामू ने आपको क्या कहा था, फिर से वो रिपीट करेंगे कि क्या सुविधा उपलब्ध है बायलैटरल हाँ, के लिए? बायलैटरल के लिए ऐसा है, छोटे बच्चों का अगर इम्प्लांट करवाना है बायलैटरल भी, और वो भी तो दूसरा, जुपिटर, जरूरी नहीं हाँ कि दूसरा, पहला, दूसरे में भी मदद मिल रही है। जी जी, मैं बताती हूँ। वो उस तरीके से पूरा जो बायलैटरल का है वो जुपिटर हॉस्पिटल में है। ये डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उनके पास सिर्फ आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद में वो लोग अपने को एक पेपर पे लिख के देते हैं कि शिवाजी हॉस्पिटल जो कलवा में है, वहां के डीन का आपको एक अप्रूवल लाना, एंड वेरी इजी प्रोसेस है, कोई नहीं, सिर्फ आपको एक दिन जाना है, 1-2 घंटे में आपको अप्रूवल्स मिल जाता है। अप्रूवल्स आ गया, इसका मतलब आप सर्जरी के लिए रेडी है, और आपको 50% तक का कंसेशन आपको मिल सकता है जो कॉकलियर इम्प्लांट खरीदने, जो कि कॉस्ट है। मैंने मेरी बेटी का N7 अभी करवाया है, N7 से कॉकलियर मतलब सेकंड बायलैटरल हुआ है, तो वो उसकी कॉस्ट है 6,50,250। तो ऑटोमेटिकली आपको उसका 50% आपको बिल्कुल मिल जाता है। हाफ प्राइस में हो गया। बाकी जो रहेगा आपको सर्जरी पार्ट रहेगा, और आपको सर्जरी के लिए आपको जमा करना है, और उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो मतलब ओवरऑल कॉस्ट इसका कुछ 8 लाख के आसपास आता है, जिसमें से 4.5 लाख तो ऑलरेडी आपको मिल ही जा रहा है। तो बचा आपका 4 लाख। और अगर आपका बच्चा छोटा है या 3 से 4 साल का है, तो आपको बहुत सारे सीएम फंड भी मिलते हैं इसके लिए, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो आपका बहुत, मतलब ये चीज इजीली हो जाएगा। मेरा सिर्फ 2 महीने में मेरी इतनी बड़ी बच्ची का मैंने सर्जरी करवाया, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा बच्ची का बायलैटरल हो गया, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये चीज। तो पहले जैसे एक इम्प्लांट के लिए सुविधा उपलब्ध थी, अभी बायलैटरल के लिए भी सुविधा उपलब्ध है ना? जी, तो बस उसके लिए सिर्फ आपको जुपिटर हॉस्पिटल में जाना है। जुपिटर हॉस्पिटल में
सोनल सोनल करके ऑडियोलॉजिस्ट है, वो बहुत हाँ। सपोर्टिव और मतलब हमको ओके। हेल्पफुल है। आप उनके पास जा सकते हैं। अगर अगर आपको किसी को कुछ ऐसा है तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे अलमाज ने कहा, हमारे साथ आज जितने भी पेरेंट्स जुड़े हैं, वो भी आप दूसरे अपने अन्य पेरेंट्स के साथ भी ये बातें शेयर करिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में जरूर से टेक्स्ट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे अलमाज के तक ये क्वेश्चन पहुंचाने के लिए, या फिर आपको और अलमाज को हम जुड़वा देंगे तो आप और इसको आगे लेके जा सकते हैं। और इतना ही नहीं अलमाज, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि हमारे ग्रुप पे भी ये आता है, और पेरेंट्स से भी जब बात करते हैं तो ये पता चलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे 10 साल हो गए बच्चों को या 7 साल हो गया, तो बायलैटरल के बीच में बहुत गैप आ जाता है। तो आपने क्या अनुभव किया? यानी 1 साल हो गया अभी और नहीं, बायलैटरल को? मेरी नहीं, सिर्फ 2-3 महीना ही हुआ है। मेरी अच्छा, बेटी 2-3 का महीना ही हुआ है। हाँ। सर्जरी ताइबा हुआ है कितने टाइम से 26 हुई है? इंग्लिश बहुत अच्छे से, हिंदी तो इतना अच्छा। अगर आपके पास कॉकलियर का पेज है तो हमने कॉकलियर पे उसका गाना भी रिकॉर्ड करके डाला है। ओके। आप उसका गाना सुन सकते हो कॉकलियर पे, अगर किसी को चलो चाहिए फिर तो मैं सुनेंगे बता। हम सब आज। हाँ हाँ। वो इतना अच्छे से बोलती है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरी उसका गैप है, जो पहला उसका इम्प्लांट 2 साल की एज में हो गया, 2-2.5 साल में हो गया था। उसका सेकंड इम्प्लांट हाँ हमने 14 साल का, मतलब जब वो कंप्लीट हुई, जिस दिन उसका हाँ। बर्थडे था उसी दिन उसकी सर्जरी थी। तो वो 14 साल में, मतलब ऑटोमेटिकली 12 साल का आपको गैप यहाँ दिख रहा है। जब भी उसने दूसरा, हम्म कभी उस दूसरे कान में उसने इयरिंग हिट तक नहीं पहना, क्योंकि हमने हम्म सोचा ही नहीं था कि हम कभी बायलैटरल के लिए जाएंगे। वो एक ही हम्म कान से ही, इम्प्लांट से ही बहुत अच्छा उसको सुन सुन सकती थी। जब हमने हम्म। बायलैटरल करा और हमको वाइसराय के वहां पे हमने उसका स्विच ऑन 15 डेज में ही करवा दिया। पहले हम 1 महीना तक, 2 महीना तक रुकते थे। वेट अभी करते थे, कुछ सही हमको है। लगा नहीं। जैसे हाँ स्विच ऑन हाँ। किया, तुरंत उसने उसी रिएक्शन में, उसी डायरेक्शन में, मतलब उसका लेफ्ट में हमने करवाया, लेफ्ट में उसने तुरंत जैसे इम्प्लांट में आवाज चालू, स्विच ऑन किया, उसने देखना चालू किया। उसको चलो रिस बहुत रिस बढ़िया। आवाज आनी चालू हो गई, जो बहुत चीज उसके बढ़िया। पहले नहीं था। बट एक चीज हम्म। बोलूंगी कि इसके बाद ही ये हाँ। हमारे लिए, मतलब आपने इम्प्लांट करवा लिया, दैट इज नॉट इनफ। बायलैटरल के हम्म लिए ही भी आपको थेरेपी लगती है। स्विच वो ऑन के बहुत बाद भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट थोड़ा, बोला आपने। बहुत मतलब ज्यादा जरूरी आपको है। जो पहले इम्प्लांट से आपने पूरी करी थी जर्नी, वही सारी चीजें आपको सेकेंड इम्प्लांट के लिए भी तभी करना है। इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों को हाँ, लैंग्वेज डेवलप हो जाता बट है, सारी थेरेपी तो चीजें हो करना जाती ही है। है। हाँ, बट आप 6-8 महीना भी आप हाँ। करोगे तो काफी फर्क दिखेगा आपको उसमें। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया, थैंक यू अलमास। और पेरेंट्स जो आज जुड़े हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं अलमास से। क्या मैं पूछ सकती हूँ मंजू? हाँ हाँ मंजू, बिल्कुल पूछिए ना। हाँ, सो अलमाज जी, हमने अब तक ये सुना है कि बायलैटरल में जैसे आपके इसमें गैप भी बहुत ज्यादा था, तो वो जी, सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है, ऐसा मैंने सुना था। तो लगता बच्चे है, लगता है। उस वक्त बच्चे जल्दी कोप अप नहीं कर पाते, मतलब जैसे अभी इनका टीनेज है, उस हिसाब से आपने उसी वक्त पे ऑपरेशन किया, तो उस वहां क्या दिक्कतें आई थी और किस तरह से वो सॉर्ट आउट हो गया? देखिए, अभी उसका इम्प्लांट होके सिर्फ 2 ही महीना हुआ है। मतलब हमने स्विच ऑन उसका कुछ दिसंबर को ही कर, दिसंबर 15 तारीख को कुछ करवाया था, स्विच ऑन हुआ उसका। तो वो पीरियड में तो सिर्फ उसको आवाज जाने, मतलब स्टिमुलेशन चालू हुआ था उसका। उसके बाद में जनवरी से जब भी हमारा 1-2 सेशन हुआ, एक मैप कंप्लीट हुआ, 1-2 मैप हमने करवाया, उसके बाद उसके अंदर उसको थोड़ा थोड़ा उसको फर्क लगने को लगा कि मम्मी मुझे यहाँ पर ये आवाज आती है, यहाँ पे ये नहीं आ रही है। जैसे उसको हमने कोशिश किया कि वो अपना राइट ईयर, जहाँ पे उसका पहला पुराना वाला इम्प्लांट है, उसको हमने रोक लगाया और बोला इसे तुम ध्यान दो। तो उसको उससे डोरबेल की आवाज सुन, हाँ मम्मी मुझे आवाज आई, पर वो डोरबेल की है, नहीं समझ में। फिर उसने दूसरे, अपने आप से बच्चे खुद कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे एक से समझ में आता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप को वो खुद ही टीचर बन जाते हैं अपने। ओके, मतलब स्पीच में अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, सो राइट से लेफ्ट वो दोनों सिंक्रोनाइज हो पाता है या कुछ जंबल होता है? जंबल होता है, शुरुआत में थोड़ा सा जंबल लगता है, बाद में मगर आपको 1 से 2 बार, आप जब पहले, जैसे हमने नया इम्प्लांट हम पहला करवाते हैं, तब कैसे उनको थोड़ा सा हमको 1 से 2 बार बोलना पड़ता है, 3 बार भी बोलना पड़ता है, तो वो ध्यान देके उस, जिस नया कान है उससे वो सुन के फिर अपने को जवाब देते हैं। पहला वाला तो पूरा थोड़ा बंद वक्त रखे? लगता है। ओके। हाँ हाँ, पहला वाला अगर आप पूरा बंद रखो और आपको उसको एक एक सेंटेंस का बोलो तो भी उसको समझ में आया कि हाँ ये सेंटेंस आपने, इंटोनेशन तो एकदम प्रॉपर आता है उसका। अभी ये स्टेज पे 2 महीने में भी उसका इंटोनेशन अच्छे से आने लगा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
स्मिता जी, हम अल्माज का नंबर जरूर से शेयर करेंगे। बस अल्माज वर्किंग है तो आप पहले मैसेज करके पूछिएगा, और आयशा भी वर्किंग है तो आप पहले मैसेज कर दीजिएगा, और वो जब कंफर्टेबल टाइम होगा उनका तब आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और किसी को अगर प्रश्न नहीं है तो थैंक यू अल्माज, आपने बहुत हाँ, इट्स ओके। बेहतरीन पॉइंट को लेके आए हैं कि बायलैटरल ऑपरेशन कैसे होता है, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और मैं कैसे एक क्या चीज इसमें फर्क है बोलना दोनों में। चाहूंगी मंजू, हाँ जूली, एक चीज बोलना चाहूंगी हाँ कि जब भी हमारा पहला इम्प्लांट हो गया तो मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, तो वो कुछ बोल समझा बता नहीं पा रही थी। हाँ। मगर ये टाइम पर वो इतना हंसते हंसते गई और इतने अच्छे से रिटर्न आई कि हमको उसको देख के हमको तकलीफ हो रही थी कि अच्छा खासा बच्चा ऐसा हो गया, पर वो उसकी बाद में उठने के बाद वो इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को हैंडल करने लगी ना कि हमको वो लगा ही नहीं कि इसका इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। जो हम डरते थे बच्ची का वापस कैसे होगा, वापस सर्जरी होगा, कैसे करेंगे क्या, बिल्कुल वो डर ही निकल गया हमारा। और अच्छा एक हम्म डिसीजन हम बोल सकते हैं कि जो भी अगर हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हम हम्म सोचो मत, आप आगे बढ़ो उसको, और आप हम्म रियली आप बायोलेटरल के लिए जाओ, आपके बच्चों को हम्म बहुत फायदा मिलेगा। जैसा मैं हम्म बहुत अभी स्टेज पे हैप्पी हूँ, उसको देख के अब हम्म, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आपको अगर चाहिए तो मैं ग्रुप में उसका वीडियो भी शेयर करूंगी, आप खुद उसको देखेंगे बिल्कुल तो आपको करिएगा, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल तो सारे करिएगा। पेरेंट्स देखोगे तो समझ में आएगा कि बिल्कुल उसको कितना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। सही वो बात है। खुद वो बोलती है कि मम्मी मैं पहले एक हम्म, तरफ से सुनती थी, मुझे आधा आधा आवाज आता था, अब मैं दूसरे तरफ से भी सुनती हूँ, मुझे पूरा राउंड आवाज आता पूरा है। सुनाई देता है। हाँ, तो यही फर्क होता है जब हम, है ना, प्रोफेशनल्स तो हमको बोलते हैं करने के लिए, बट जब आपके जैसा कोई पेरेंट आके हमको एक्सपीरियंस बताता है और बच्चे का भी हमको सुनने मिलता है, तब हमको और यकीन हो जाता है, और हमको लगता है ना ये रास्ता आसान है। हाँ, तो बहुत थैंक यू। आसान है। जैसे या एक सेकेंड और चीज हाँ बोलूंगी कि जिस तरह अली ने बताया, जिस तरह अली का कॉन्फिडेंस मैंने जो देखा, इट वाज एक्स्ट्रा हाँ ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग। वही बच्चों हम्म, में जो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है कि वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तरफ से आवाज हाँ आएंगी तो वो किधर देखे, ऐसा उनके आप चेहरे पे, हम्म, भले वो नहीं बोलते हैं पेरेंट्स को, पर हाँ अगर आप पेरेंट्स देखो ना तो वो समझ में आएगा कि वो कंफ्यूजन है उनके फेस पे कि वॉइस कहाँ से आ रही है। बट जब वो हाँ बायलैटरल के लिए जाते हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। नेक्स्ट। वो खुद पे हाँ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो हाँ आवाज आ रही है, मैं सुन सकती हूँ, मैं कंप्लीट हूँ करके। हम्म ऐसा उनको खुद में खुद, और वो चीज जो है उनको आगे जाने में बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच अलमाज। हर डिसीजन का लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट होता है, तो आपने इन्फॉर्म्ड चॉइस ली, थेरेपी कराई, और थैंक यू आज अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ बता के ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच। तो आज हम बुलाना चाहेंगे आर्शिया को। आर्शिया को अभी मैं स्पॉटलाइट पे डालना चाहूंगी। तो आर्शिया हमारे साथ जुड़ी हैं। आर्शिया 24 साल की है, और जब वो 6 महीने की थी तभी डायग्नोज हो गया था, और जब वो 5 साल की थी तभी इम्प्लांट हुआ था। आज वो हमारे साथ अपनी एकेडमिक जर्नी शेयर करने आई हैं, क्लासरूम एक्सपीरियंस शेयर करने आई हैं, ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं उनको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आई होप इसकी जर्नी से वो सॉल्व हो जाए। तो आशा का स्कूलिंग खत्म हो गया है, और वो अभी आशा, आप बताना चाहेंगे कि अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? हेलो एवरीवन, मैं अर्शिया हूँ। मैं अभी एमटेक करने वाली हूँ सीएस में। हाँ हाँ क्योंकि मेरे को कोडिंग में ज़्यादा शौक है, तो इसीलिए मैंने हाँ। एमटेक चूज करा है। हम्म। बहुत बेहतरीन। तो मुझे आशा बताएंगे कि जब अर्ली चाइल्डहुड में, जब स्कूल में आप गए इनिशियल इयर्स में, तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ा, एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूल का? स्कूल टाइम में मेरे को बेसिकली क्लासरूम नॉइज़ हम्म और टीचर से कन्वर्सेशन करना और हम्म फ्रेंड्स बनाना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब सुना ही नहीं दे रहा था तो कैसे कन्वर्सेशन करना है खोल के, हाउ टू हम्म स्पीक एंड हाउ टू रिस्पॉन्स हम्म इफेक्टिवली, ये सारी हम्म छोटी चीजें थी, वो चैलेंजिंग लगती थी। बट हम्म बाय यूजिंग थेरेपी और प्रैक्टिस हम्म करके वो धीरे धीरे फिर उसमें मेरे में खुद में कॉन्फिडेंट आ गया और मैं कर पाई फिर उसको। हम्म हम्म।
तो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में के दौरान जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ प्रॉब्लम आई तो थेरेपी से हेल्प हुआ, लेकिन और क्या प्रैक्टिकल मेथड्स आपने यूज किए? क्या? कोई प्रैक्टिकल मेथड्स आपने यूज किए जिससे आपका जो स्कूल टाइम में जो डिफिकल्टीज थी वो इजी हो गई? जैसे कि क्लासरूम में मैं यूजुअली एक ट्रिक यूज़ करती थी, जैसे कि टीचर कहाँ पे जा रहे हैं और उसके हम्म, अकॉर्डिंग मैं फिर उसका साउंड कहाँ पे आ रहा है, तो बेंच हम्म, एडजस्ट करती थी। जैसे कि कुछ टाइम ऐसा रहता था कि मेरे को पीछे सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं फर्स्ट बेंच प्रेफ़र करती थी। अदरवाइज़ हम्म, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती थी कि फर्स्ट बेंच पे उसका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है। तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग मैं मिडल बेंच यूज़ करते थे। तो अकॉर्डिंग टू टीचर एंड माय कम्फर्ट ज़ोन मैं हमेशा सिटिंग प्रेफ़र करते थे। ये बड़ा स्मार्ट है और सही बात है कि अलग अलग टीचर के आवाज हाँ, ऊपर नीचे होती है, उस हिसाब से आपने एडजस्ट किया। वेरी गुड। तो रेगुलर थेरेपी और लिसनिंग प्रैक्टिस ने आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन स्किल पर कैसा इम्पैक्ट डाला? अ, ये बहुत ज़रूरी है करना हम्म, क्योंकि इसके कारण अपना कॉन्फिडेंस भी गेन होता है और अपनी हम्म, सोशल एंग्ज़ायटी होती है, वो हम्म, रिड्यूस होती है। और हम्म, अपना लिसनिंग प्रैक्टिस करने के कारण साउंड डिफरेंशिएट करना आता है। जैसे कि हम्म, समटाइम्स अपने को पीछे का नॉइज़ सुनाई नहीं देता है। तो हम्म, हाउ टू मतलब उसको कैसे हैंडल करना है, वो उससे प्रैक्टिस करके ही आदत होती है। जैसे कि और ये ट्रिक यहाँ पे भी यूज़ होती है जब आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी हाँ, चलाते हुए समय बहुत सारे हॉर्न्स रहते हैं, तो हाँ, सुनाई नहीं देता है, तो उसको कैसे करना है, तो ये सब हाँ, इसमें यूज़ नहीं होता है, ये इसमें भी यूज़फुल है हम्म, लाइफ में। तो वो जो रेगुलर प्रैक्टिस आपने पहले की वो अभी आपके ड्राइविंग स्किल्स में भी काम आ रही है। हाँ। तो जब हायर क्लासेस में आप गए, जब ये एग्जाम्स टाइम होता था या प्रेजेंटेशन का टाइम होता था, या आप अपने साथ में जो पढ़ते हैं उनके साथ जब आप इंटरेक्शन करते थे, तब कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मेरे को यूजुअली ज़्यादा नॉइज़ी प्लेस में डिफ़िकल्ट होती है, तो हम्म, मैं एग्ज़ाम के टाइम ऐसा प्रेफ़र करती थी कि पूरा साइलेंस रहे माहौल, ताकि हम्म, मैं अच्छे से पेपर दे सकूँ और हम्म, मैंने इंजीनियरिंग यूपी में करा है और हम्म, मेरे को पहले मराठी आती है मेरे को और हम्म, हिंदी वाज़ वेरी न्यू फॉर मी। हम्म, तो उसके फिर मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फ़ील हुई। फिर मैं वहाँ हम्म, जाके फिर धीरे-धीरे फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के बाद कंफर्टेबल हुई। तो प्रेज़ेंटेशन के टाइम यूजुअली मैं पूरा इन्फॉर्मेशन निकालती थी, कैसे बोलना है, क्या हम्म, पॉइंट्स निकालने हैं, क्या हम्म, एग्ज़ाम्पल्स देने हैं लाइव के अकॉर्डिंग। और हम्म, उसको कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेज़ेंटेशन दे रही थी। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऑकवर्ड होता है कि कितने लोगों के सामने कैसे बोलना है, तो दैट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बट फ्रेंड्स वगैरह भी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करके फिर वो प्रेज़ेंटेशन दिलवाया। आप कितने लैंग्वेजेस बोल लेते हो? हाँ, कितने आप लैंग्वेज? कितने लैंग्वेजेस बोलते हो? 3 लैंग्वेज। 3 लैंग्वेजेस, वेरी गुड। हाँ, तो जब आप आज अपनी एजुकेशन जर्नी को पीछे देखते हो मुड़कर, तो आपको क्या लगता है सक्सेस के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? 2 चीज़ें हैं, 1 नेवर गिव अप हम्म, और दूसरा हार्ड वर्क। क्योंकि हम्म, कभी ऐसा होता है कि क्लास में कम मार्क्स आ गए, हम्म, तो स्टूडेंट्स रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्या होगा मेरा? कैसे करूँगी मैं? तो वो नहीं होना चाहिए। उसको एनालाइज़ करो, कि क्यों कम मार्क्स मिले? क्यों, हम्म, कैसे, कहाँ गलती हुई है? फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर रिपेयर करके उसको ये करना चाहिए न्यू। तो ये हम्म, इफ़ेक्टिव वे है।
तो हम्म, मोस्टली हमेशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए हम्म, और हार्ड बहुत वर्क सही कहा। हमेशा सक्सेस देता ही है। हम्म, मतलब आपने किसी ना किसी तरीके से हर हर इसमें सिचुएशन में कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लिया। मतलब आपने देख लिया, बेंचेस आगे नहीं बैठना है, बीच में देखना है, प्रेजेंटेशन हाँ। के पहले जाने के टाइम क्या करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पेरेंट्स, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है शिक्षा के लिए तो पूछ सकते हैं। मैं आई एक हाँ, बताना चाहूँगी जूली हाँ, आपको हाँ, कि बताइए। अर्शिया 10th में भी मेरिट आई है, 12th में भी मेरिट हाँ, आई क्या है, एज़ अ बात है। कॉकलियर इम्प्लांटी होके भी और शी इज़ वाह। एनटीएससी स्कॉलर आल्सो। लास्ट लाइन रिपीट करेंगे, नहीं सुना। शी इज़ एनटीएससी स्कॉलर आल्सो। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। एनटीएससी नेशनल टैलेंट एग्ज़ाम होता है, जो ऑल हाँ, ओवर हाँ। इंडिया में रहता है, तो अर्शिया नागपुर में सिर्फ़ 5 ही लोग क्लियर कर सके थे, तो अर्शिया हम्म, उसमें से एक थी। तो क्या हमारे बात बच्चे है। कहीं भी पीछे नहीं है, ये मैं बोलना चाहूँगी। सही बात। Congratulations. थैंक हाँ, यू। सीरियसली। और क्या आपको लगता है, रश्मि जी आप अभी आई हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि बहुत जल्दी जब आपको पता चला तो इससे फर्क पड़ा है इसके एजुकेशन में। हाँ, फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है जल्दी पता हम्म, चलने से, लेकिन कभी-कभी जैसे नागपुर में इतना एक्सपोज़र नहीं था हमें, हम्म, कॉकरोच प्लांट के बारे में पता नहीं था, तो हमारे हम्म, काफ़ी दिन उसमें चले गए। हम्म, तो जितना जल्दी हो सके हमने इम्प्लांट करना चाहिए, तो बच्चे और भी हम्म, अच्छा करेंगे और बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी और थेरेपी बहुत ज़रूरी है। मैटर करता है, सही बात है। नवाज जी के पास एक क्वेश्चन है। यस नवाज। सो रश्मि, मैं पूछना चाहती थी कि आपने कहा आप यूपी में गए फॉर योर फर्दर स्टडीज इन टेक्नोलॉजी, तो आप घर से दूर गए होंगे। हाउ डिड यू मैनेज अलोन? आपको कुछ खास करना था? वर यू स्टेइंग विद रिलेटिव्स एंड फैमिली तो फिर ठीक है, बट यदि आप हॉस्टल में रहते थे या कहाँ रहते थे, हाउ डिड यू मैनेज इफ यू वर अलोन, वो पूछना था। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैटर, सो आई थिंक इट अदर्स शुड नो हाउ यू मैनेज। नवाज़, एक मैं बोलूँगी कि पहले तो मुझे सबने बहुत ये किया, एक्चुअली उसको कंप्यूटर साइंस ही करना था, तो उसको आईआईटी में नहीं मिला, तो वो ट्रिपल आईटी में गई उसके लिए। ओके। तो सभी ने मुझे बोला कि इलाहाबाद है, यूपी है, हम महाराष्ट्र से, लेकिन अर्शिया भी बताएगी कि उसने कैसे किया, समझ या रही गुड। कुछ नहीं पहले थोड़ा नर्वसनेस फीलिंग होती है, कैसे होगा, क्या होगा? और फर्स्ट ईयर बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पूरा नया कल्चर, नया माहौल रहता है, हर चीज़ में डिफरेंशिएट होता है और लोगों को यूजुअली कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में भी नहीं पता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हैंडल करो, ये सब देखना पड़ता है। जैसे कि कभी होता था कि मेरी बैटरी बंद हो गई है और हॉस्टल की लाइन गई है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। फिर मैंने फ्रेंड्स को भी ओपनली बोला कि आई एम देव, तो मेरे को हेल्प लगती है। तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट करा मेरे को। तो मोस्टली अपना सोशल सर्कल कैसा होना चाहिए, उस पे बहुत मैटर करता है। तो मैं जितने 4 साल सर्वाइव कर पाई, वो सिर्फ़ फ्रेंड सर्कल के कारण ही कर पाई हूँ। गुड गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि हाउ डिड यू मैनेज। गुड, यू हैड अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तृप्ति के पास एक सवाल है। हाँ तृप्ति जी, पूछिए। Hello. Yeah, first of all, many congratulations to you, Arshia, on your achievements, and it's really great to know कि आपने इतने सारे achievements लिए हैं and हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे करें. So first and second चीज़ ये कि have you ever felt that because of your thisness, I mean ऐसा है कि सारे cochlear implant बच्चे मेरे बच्चे हैं. I mean I really feel that. So अगर मेरा क्वेश्चन से आई होप आई विल नॉट हर्ट यू, बट क्या कभी किसी ने आपको इस चीज़ को लेकर के आपको ऐसा महसूस कराया या किसी ने आपका फ़ायदा उठाया उस चीज़ को लेकर के, या वर देयर एनी सिचुएशन आपको ऐसा फेस हुआ कि नहीं ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये चीज़ सही नहीं थी, एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट? एक्चुअली ये वाला चीज़ मेरे साथ स्कूल टाइम में ही हो चुका था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी शायद। तो ऐसा था कि कुछ मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, तो वो मेरा मॉक करते थे। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा लो भी हो गई थी।
बट अपने को रियलिटी एक्सेप्ट करके ही उनको सीधा मुँह पे बोलना है कि मैं डेफ हूँ, आप अच्छे से ज़ोर से बोलिए ताकि ये हो सके। तो जो अपना सिचुएशन है, तो उसको आपको नेचुरली ओपन करके सबको बताना है ताकि फिर ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। जी, और ऐसा कभी होता है जैसे कि मेरी डॉटर मुझे बहुत बार कंप्लेन करती है कि ना वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्लास में, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्ला के बात क्यों कर रहे हैं? या कोई चिल्ला के बात करता है तो शी रियली फील्स इरिटेटेड। तो ऐसा आपके साथ भी होता है? हाँ, यूजुअली मैं ऐसे सिचुएशन में उनको बोलती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल वॉइस में बोले या फिर जहाँ पे बहुत क्राउड हो रहा है, जैसे कि कुछ ग्रुप्स होते हैं अलग अपने से जहाँ पे हम नहीं हैं। तो वो ग्रुप्स को थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के अपने कंफर्ट ज़ोन में प्रेफ़र करो। जैसे कि प्लेस होती है, फिर अगर मेरे बाजू बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, तो मैं यूजुअली डिस्टेंस रख के थोड़ा दूर हो जाऊँगी या फिर कोई अलग सिचुएशन में जाऊँगी। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती हूँ। ओके, या थैंक यू सो मच। अब महक पूछना चाहेगी एक सवाल। हाँ, महक पूछो। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि आपको लगता है अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है? अवेयरनेस खूप कमी आहे सगळ्यांमध्ये. हाँ, या अभी भी कम ही है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करना है। जैसे कोई भी डेफ पर्सन आ रहा है, तो सामने वाला को कैसे बोलना चाहिए, तो वो सब मैटर करता है बट लोगों को पता ही नहीं है। हुँ, अ, इसके बारे में मैं एक बोलूँगी कि किसी को भी पता नहीं है कि डेफनेस क्या है। एक्चुअली हमारा एक सर्कल है इसलिए हमें पता है, लेकिन इसके बारे में अभी मैं जैसे आशा के कॉलेज में भी उसको किसी में भी एग्ज़ामिनेशन नहीं मिल रहा था। दे थिंक दैट शी इज़ नॉर्मल। हाँ, तो इवन सब्जेक्ट चेंज बाकी के लोगों के होते थे लेकिन इसका नहीं होता था, हुँ, अगर हम बोले तो भी। हुँ, तो हुँ, उनको पता ही नहीं है और जैसे डेव का ऐसा है कि सब नॉर्मल दिखता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर नॉर्मल। हुँ, तो वो हुँ। एक अब मैं प्रॉब्लम कुछ बोलूँ इसके बीच में, अगर देखिए अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, हमें ऑडियोबल में सुनाई दे रहा है यस, मेरी यस। बातें? हाँ, अगर हम अवेयरनेस की बात करते तो आई टोटली एग्री विद अदर पेरेंट्स आल्सो। अवेयरनेस का बहुत ये है, अभी भी हुँ, बहुत जन को कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है यही नहीं पता नहीं है। पता है। सबको हुँ, ऐसा लगता है कि इयरिंग इम्पेयर्ड है तो एक मशीन पहनते हैं ना इयरिंग वाली, वो मालूम है, बट कॉकलियर इम्प्लांट ऐसी कोई सर्जरी आती है, अभी भी बहुत कम पेरेंट्स, बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज के लिए। हुँ। तो हमको सेल्फ एडवोकेसी तो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। जब तक हम बताते नहीं हुँ, है कि ये ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता हुँ, है क्या, उनको पता ही नहीं होता कि हुँ, कॉकलियर हुँ, इम्प्लांट ऐसी कोई हुँ, सर्जरी होती है जो हुँ, इयरिंग डिवाइस से हटके होती है। करेक्ट। मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, हाँ, हाँ, नूतन जी, बहुत क्विकली हम करेंगे बिकॉज़ 1 घंटा हो गया और हमारे पास और 3 स्टोरीज़ हैं शेयर करने के लिए। शॉर्ट में आइए ही। नूतन जी, पूछिए, पूछिए। जो मैं आउट हो जाऊं? नहीं, आप अ, चाहिए तो सेशन अटेंड करिए, लेकिन अगर आपको काम काम के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। 1 घंटे का ही टाइम था ना इसके हाँ, लिए। थैंक यू सो मच अल्मा ज्वाइन करने के लिए। नूतन जी, हाँ, पूछिए आप क्वेश्चन। मैं मुझे आर्शिया को वो पूछना था कि हाँ। वो पब्लिक जॉब करती है तो पब्लिक कॉन्वर्जेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, वो जो बोलती है वो समझ पाते हैं? बस मुझे मुझे वही पूछना था। पब्लिक में मोस्टली कभी-कभी लोगों को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। समटाइम्स, नॉट मोस्टली। तो मैं फिर अगर उनको समझ नहीं आए तो वो पूछते हैं कि क्या बोला? तो मैं वापस उनको अच्छे तरीके से बताती हूँ। नहीं, आपको सामने वाले की बात पूरी समझ में आती थी, मैं वही पूछ रही हूँ। कभी-कभी नहीं आती है मोस्टली, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप रिपीट करो और ये करो। या फिर समटाइम्स जैसे कि वाइवा में वगैरह कुछ लोगों का वॉइस बहुत ज़्यादा वो होता है क्राउड, जैसे कि मेल वॉइस का बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो मैं उनको सीधा बोलती थी कि मेरे को सुनाई नहीं देता है और वाइवा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो आप प्लीज़ जो भी क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप प्लीज़ लिख के बताओ। तो ओके, अगर हाँ, तो वो मेरे को लिख के दे देते थे, फिर मैं आंसर करती थी समटाइम्स। ओके। मेरा बेटा बैंक में जॉब करता है।
कौन से? अहमदाबाद। मेरे बेटे का नाम है कलश मोदी। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, वो बैंक में अभी जॉब कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसकी वजह से आपको क्वेश्चन किया। नहीं पहले प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि सब नया आवाज रहता है, तो लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वो आवाज की आदत हो जाती है, फिर 6-7 महीने बाद फिर वो हो जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रेरणा जी, मैं आपको होल्ड पे रखना चाहूंगी। आशिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे आपने एकेडमिक में और वैसे भी अदरवाइज लाइफ में भी अपने लिए सेल्फ एडवोकेट किया, और अर्ली इंटरवेंशन से भी जैसे कहा रश्मि जी ने कि फर्क पड़ा है, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट उसका बेस होता है जो सक्सेस का है, वो आपसे आज पता चला। तो थैंक यू सो मच आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि रिकॉर्डिंग जो भी देखेंगे उसके बाद भी लोग क्वेश्चन करेंगे, तो हम आप तक वो क्वेश्चन जरूर पहुंचाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स को लास्ट में रखेंगे। पहले हम 3 कहानियां सुन लेते हैं। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी एक फादर को जो है गुजरात से। तो पहले हम इनको ले लेते हैं। भरत जी, आप दिख नहीं रहे हैं, नाम से नहीं जुड़े हैं क्या? हैप्पी बर्थडे भरत जी जूली। हैं? ओह, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भरत जी, आप हैं क्या? नहीं जुड़े हैं शायद। ओके, मैं किसी और को ले लेती हूँ। तो हमारे पास अभी और 2 कहानियां हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को। प्रियंका जी को पहले हम स्पॉटलाइट पे डाल देते हैं। प्रियंका गड़गे जी, हाँ मैम। क्या आप हाँ, आप अपना वीडियो ऑन करना चाहेंगी प्लीज? हाँ मैम। हाँ, ओके, वेलकम। तो प्रियंका जी जो है, अर्ली आज हम बात करेंगे अर्ली डायग्नोस, अर्ली इंटरवेंशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है। तो प्रियंका जी के 2 बच्चे हैं जिनका डायग्नोस बहुत जल्दी हो गया था, और टाइमली थेरेपी भी के साथ साथ इम्प्लांट भी हुआ था। तो उनकी स्टोरी जो है वो क्लियरली दर्शाती है कि जितना जल्दी हम इम्प्लांट कर देते हैं और डायग्नोस होता है इम्प्लांट, और थेरेपी का क्या असर होता है। तो मैं प्रियंका जी के बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इनके 2 बच्चे हैं, और पहला है चिन्मय, और दूसरी है मिहिरा। मिहिरा, राइट? यस यस मैम। चिन्मय जो है वो 9 साल का है, और मिहिरा जो है वो 4 साल की है। चिन्मय जब 4.5 महीने का था तब पता चला इनको, और मिहिरा 3 महीने की थी तब पता चला। चिन्मय का जो इम्प्लांट है वो 2.5 साल में हुआ है, और मिहिरा का जो इम्प्लांट है वो 1.5 साल में हुआ है। और ये पुणे से ज्वाइन हुई है हमारे साथ। तो प्रियंका जी, थैंक यू हमारे साथ स्टोरी शेयर करने के लिए, जो इनवाइट आपने एक्सेप्ट किया। मुझे बताना चाहेंगे कि चिन्मय और मिहिरा का जो अर्ली डायग्नोस हुआ, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अर्ली डायग्नोस से लॉन्ग टर्म की जो स्पीच और ओवरऑल डेवलपमेंट पे कैसा इम्पैक्ट हुआ? मैम पहले तो आप मुझे जूली बुलाइए, मैं घर में साइलेंट हूँ आपकी जैसी। सॉरी घर में मैं मराठी में बात कर सकती हूँ? हो, चालेल चालेल, आम्हाला मराठी कळते. हां. मॅम म्हणजे एकतर माझ्या फॅमिलीत आणि यांच्या फॅमिलीत कुठेच हिअरिंग इम्पेअर्ड असं कोणीच नव्हतं. म्हणजे हाँ हाँ, असं माहितीच नव्हतं अशा काही गोष्टी असतात पण. त्याच्यामुळे एकतर फॅमिलीला या सगळ्या गोष्टी एक्सेप्ट करायला खूप कठीण गेलं. आणि त्या आजी-आजोबा म्हणजे जे काही ग्रँड पेरेंट्स आहेत मुलांचे, त्यांना असं झालं की नाही आपण थोडंसं थांबूया इम्प्लांटसाठी. अजून हाँ, नाही मुलांना ऐकायला येईल, मुलांना ऐकायला असं करत. जरी चिन्मयचं 4.5 महिन्याला झालं म्हणजे आम्हाला समजलं, तरी पण म्हणजे त्याच्याने फायदा असा झाला की प्री इम्प्लांट थेरपी त्यांची चालू झाली, चिन्मयची चालू झाली. ज्याच्यात पण खूप सारं गाईडन्स आम्हाला मिळालं. ती पुण्यातच केली मी आणि मग नंतर 2.5 वर्षाचा असताना मग फायनली आम्ही ठरवलं, सगळ्यांची मतं पण जुळली आमची, की आपण आता फायनली करूया इम्प्लांट. तर मग इम्प्लांट मुळे लवकर झाल्यामुळे त्याचं स्पीच आता तो 9 वर्षांचा आहे, पण कोणीच म्हणजे मशीन दिसल्याशिवाय कोण एक तर कानसोटू वापरतो. मशीन दिसल्याशिवाय कोणीच सांगू शकत नाही, की तो म्हणजे त्याचा इम्प्लांट झालाय किंवा त्याला हिअरिंग इम्पेअर्ड आहे तो म्हणून.
बाकी चॅलेंजेस म्हणजे असं स्पीच मला ओव्हरऑलच टीम मी सॉरी कीर्तने सरांकडे ऑपरेशन झालं मुंबईला आणि थेरपी ऑरेडला झाली त्याची. त्यामुळे म्हणजे तिथल्या टीम परत कीर्तने सरांकडे ऑपरेशन झालं आणि ऑरेडची सगळी टीम परत काही कॉकलिअर म्हणजे कंपनीविषयी पण काय झालं तर पुण्यात पण आपले कॉकलिअरच्या मॅडम आहेत वेगळ्या म्हणजे मुंबईला पण होत्या. तर मग म्हणजे मुंबईला असताना मी तुमच्याशी कनेक्ट करायचे. तर मग असं पूर्ण टीमच एवढी छान मिळाली गाईडन्स करण्यासाठी ना, की त्याची जर्नी अशी स्मूथ झाली म्हणजे हां, थेरपी वगैरे पण खूप छान. त्याच्यामुळे तो मस्त बोलतो आता. मागच्या वर्षी तो मराठी शाळेत आहे इथे पुण्यात. तर त्याला गोष्ट सांगण्याच्या स्पर्धेमध्ये त्याला पहिलं पारितोषिक मिळालं. ये क्या बात मराठी. है! तो जिनको हां. मराठी नहीं समझ में आ रही है, प्रियंका ये कह रही हैं कि उनका जो था, उनको टचवुड उनको सारी जो सपोर्ट टीम थी, वो इतना अच्छे गाइड करने वाली मिली कि उनका प्रोसेस जो था वो बहुत अच्छे से हुआ। और चिन्मय मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ता है और उसको स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत बढ़िया है प्रियंका। प्रियंका, मैं ये जी, जानना चाहूँगी कि चिन्मय का 2.5 साल में आपने इम्प्लांट कराया और मीरा का जी, 1.5 साल में ही हुआ था। तो क्या आपको जी। कुछ डिफरेंस लगा 1 साल के गैप में? आप भले मराठी में आंसर करिए, जी मैं मैम. मराठी बोलूँगी तो थोड़ा मॅडम समझ में म्हणजे आएगा। उलट म्हणजे तसं हाँ, चिन्मयचं आमच्या दृष्टीने तसं खूप असं वाटलं की 2.5 वर्षांचाच आहे, खूप लहान आहे. हाँ, पण मग हाँ, 1.5 वर्षाचं तर मीरा अजून जास्त लहान होती. पण आता ओह! चिन्मय जेव्हा 4.5-5 वर्षांचा झाला ना, तेव्हा त्याचं स्पीच हाँ, समोरच्या लोकांना समजायचं, की म्हणजे हां, आता जरा हुँ, क्लिअरिटी आली होती. पण मीरा हाँ, आता 4च वर्षांची तरी ती खूप स्पष्ट बोलते. हो ना? हां. मतलब 1 साल का ही भले फ़र्क है दोघांचं बट आपको क्लैरिटी स्पीच में क्लैरिटी दिखी। हां. म्हणजे हाँ, एकाच तो कानाचं ऑपरेशन झालंय. सॉरी हां, एकच हाँ, मिनिट. हाँ, एकाच कानाचं दोघांचंही झालेलं आहे ऑपरेशन. पण हाँ, तरी सुद्धा म्हणजे चांगलं स्पीच हाँ, क्लॅरिटी हाँ, चांगली आहे दोघांची पण. हाँ, चाहिए, हाँ। हं. तो मतलब भले 1 साल का फ़र्क पड़ा लेकिन आपने देखा कि क्लैरिटी मीरा के स्पीच में जल्दी आई। तो ये फ़र्क होता है पेरेंट्स जब अर्ली हमको पता चलता है और हम जब अर्ली इम्प्लांट भी कर लेते हैं और थेरेपी भी शुरू कर देते हैं। हं. बहुत बढ़िया। प्रियंका, 2 बच्चों की थेरेपी सेशंस घर पे प्रैक्टिस सेशंस, अपॉइंटमेंट्स, डेली के रूटीन आपने कैसे मेंटेन किया और कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की? क्योंकि मिहिरा का जब इम्प्लांट हुआ होगा, तो वो प्रोसेस के दौरान क्या ऐसा कभी हुआ कि चिन्मय की प्रैक्टिस छूट गई, ऐसा कुछ हुआ या फिर आपने अ, कैसे ये सारा बैलेंस किया? नहीं मैम एक्चुअली चिन्मय और मीरा में 5 साल का डिफरेंस है ना, तो हुँ, चिन्मय जब 4.5 साल का था तब लॉकडाउन लग गया था। और हम मुंबई से हाँ, पुणे शिफ्ट हो गए थे। तो हाँ, फिर मैंने उसकी 1 साल की थेरेपी जो है वो ऑनलाइन कर ली थी कंप्लीट फिर। मतलब उसकी 3 साल में थेरेपी कंप्लीट हो गई थी और वो बेसिक लैंग्वेज उसकी डेवलप हो गई थी उस टाइम मतलब 3 साल में ही। अ, मतलब और वो कंसिस्टेंसी रहा, थेरेपी जी, बिल्कुल जी। छूटी नहीं, चाहे जी, जी। कोविड नहीं, हो नहीं। चाहे कुछ हो। थेरेपी और मतलब वो मुझे ऐसा एज़ अ बर्डन क्यों नहीं लगा क्योंकि थेरेपी का पर्पज़ ही वही होता है कि वो हमें स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं आगे। हुँ, अगर हम हुँ, ऐसे विदाउट थेरपी अगर ये करें, की म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट सांगितलंय की त्या 2.5 वर्षांचं मूल आहे आणि त्यांनी एक शब्द पण नाही ऐकलाय आणि आता त्यांना हुँ, डायरेक्ट बोलायचंय म्हणजे पूर्ण कम्युनिकेट करायचंय किंवा समोरच्याची भाषा समजून घ्यायची. तर हे अ, एवढी ह्यूज लँग्वेज आहे. त्याच्यात मराठी म्हणजे खूप मोठी लँग्वेज आहे. एवढं सगळं हुँ, शिकवायचं. कोणतीही भाषा असो ती, मराठी असो, इंग्लिश असो. अ, जगाशी जेव्हा ते संपर्क साधायला लागतात मुलं, तर तेव्हा ते हुँ, खूप डिफिकल्ट जातं. पण जेव्हा थेरपी इथे हेल्प करते आपल्याला, की आपण एका म्हणजे आधी साउंड ऐकायचंय. साउंड आलाय कानावर तर त्याच्याकडे टर्न करायचंय, बघायचंय की हां, आवाज आला. हुँ, मग नंतर हुँ, आपल्याला ओळखायचं की हा आवाज कशाचा आहे. आणि हुँ, मग नंतर मग आपण त्याला एक-एक म्हणजे एक-एक डीप-डीप जात जातो लँग्वेजमध्ये. शब्द, आधी अक्षर, मग शब्द, मग वाक्य. आधी 2 हुँ, शब्दांची वाक्य, मग 3 शब्दांची वाक्य, मग मोठी-मोठी वाक्य. मग ओह! ओह! ते स्टेप बाय स्टेप थेरपिस्ट स्टेप आपल्याला जे बाय घेऊन स्टेप जातात होता है। हाँ, आणि हम अगर ये उनको तो फॉलो बहुत करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं गया मुझे। और फिर हुँ, जब मीरा की थेरेपी चालू हो गई तब तक चिन्मय का बेसिक लैंग्वेज मतलब डेवलप हो गया था।
तो दोनों का मतलब ये नहीं हुआ। अभी मीरा की थेरेपी अभी चालू है। अच्छा, पर जी। बहुत बढ़िया, आपकी स्टोरी से ये क्लैरिटी आती है हमको कि आपने जो अर्ली डायग्नोस हुआ बच्चे का और आपने बहुत फटाफट इस पे एक्शन भी लिया, इम्प्लांट क्यों? कराया, थेरेपी कंसिस्टेंट रखा, तो वो फर्क दिख रहा है। और कोई आप आज जो पेरेंट्स है उसको कुछ बताना चाहेंगे, कोई ऐसी जो आपने सीख सीखी है? आप म्यूट सॉरी मैम। ये कह रही थी कि कुछ आप हम जो पेरेंट्स जुड़े हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे अभी तक जो आपने सीखा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना बहुत जरूरी है? हिम्मत नाही हारनी आहे. मतलब बहुत बढ़िया। ऐसे हाँ, असं होतं बऱ्याच वेळा. म्हणजे आपण हाँ, ठीक आहे, आपण म्हणजे खूप भारी-भारी स्पीच देऊ शकतो, की नाही खूप मोटिव्हेशनल असतं, खूप भारी-भारी. पण असं बऱ्याच वेळा होतं, की आपण स्टक होतो, असं समजत नाही. कारण शेवटी आपण माणूस आहे, आपण इमोशनली कुठेतरी कधीतरी फील होतात गोष्टी, आपण ज्या बाकीच्या लोकांना पाहतो किंवा येतं. तर अशा वेळी जे काही इमोशन्स आहेत ते फील करून घ्यायचे, थोडंसं पॉज घ्यायचा, पण परत आपली जर्नी सुरू करायची. मुलांसमोर आपण वीक पडतोय असं नाही दाखवायचं. बहुत खूब कहा प्रियंका जी ने कि इमोशंस तो आने ही हैं, और इन्होंने 2 बार वो जर्नी पे चले हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इमोशंस को नकार देंगे, बट उसको पॉज करके उसको उसमें से निकल के फिर एक्शन तो करने ही हैं। तो अगर सारे पेरेंट्स में से किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज जॉट डाउन करके रखिए, हम और एक कहानी सुन के फिर प्रियंका जी के पास वापस आते हैं। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। आपके स्टोरी से तो मैं यही 2 शब्द आ रहे हैं कि अर्ली डायग्नोस प्लस अर्ली थेरेपी, तो इज इक्वल जी टू मैम। क्या हो गया, स्पीच हो गई बच्चों की और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। थैंक यू सो जी मच, मैम। बने रहिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हैं तो पेरेंट्स एंड में जरूर से पूछेंगे आपको। जी मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी दीपाली की मम्मी को। एक सेकेंड, इनको मैं, दीपाली जी वीडियो ऑन है, इनको स्पॉटलाइट करती हूँ मैं। हेलो मैम। हेलो दीपाली जी, सॉरी अनीता जी, है ना, दीपाली जी की मम्मी है ये। तो ये भी एक बहुत अच्छी और अनोखी स्टोरी है। तो अनीता जी की जो बेटी है दीपाली, उनका जो इम्प्लांट जर्नी है वो 20 साल का फर्क है। मैं थोड़ा दीपाली के बारे में बताती हूँ। दीपाली जो है वो है 25 साल की, और एक सेकेंड, दीपाली आई है, अभी तो हमने देखा था सेशन के स्टार्टिंग में। कुछ गेस्ट आ गए हैं तो ओके ओके, कोई बात नहीं। तो दीपाली जो है उसका जन्म 2000 साल में हुआ है, और जब पहला इम्प्लांट उसका जो है वो 2006 में हुआ था, और सेकेंड इम्प्लांट जो है वो 2026, मतलब अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब 20 साल के गैप में हुआ है। और दीपाली जी जुड़ी हैं हमसे नागपुर से, सॉरी अनीता जी नागपुर से जुड़ी हैं हमारे साथ। तो वेलकम अनीता जी। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दीपाली की जो ये पूरी कोक्लियर इम्प्लांट जर्नी है, उसमें सबसे बड़ा आपको कौन सा चैलेंजिंग फेज लगा, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? थेरेपी बहुत मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट है वो पिछड़ा हुआ है। आज भी देखें तो रायपुर में मतलब कोई भी मतलब दोनों कानों का इम्प्लांट किसी ने नहीं किया है। आसपास एक दो जन किए हैं पर रायपुर में नहीं है अभी तक। सब अच्छा। क्या किया हुआ है तो हम्म। नॉलेज ही नहीं है या इतना उनको बताया नहीं गया है, क्योंकि वो उनकी हो चुकी है। अब वो कनेक्ट नहीं है किसी के साथ, तो वो किसी बता भी नहीं रहा है उनको कि भाई 2 कान से बच्चे ज्यादा सुनेंगे, क्लियर सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे। तो अभी पता नहीं है। तो जैसे मैंने भी सोचा कि मैं करवाऊं इसका ऑपरेशन, दूसरे कान का करवाऊं इम्प्लांट। हाँ। तो हाँ। एक तो सबसे पहले मैम ने मेरे को बहुत थेरेपी मैं मैम से ले रही हूँ अभी 6 महीने से, इंटीग्रेटेड हाँ। जो विस्ताई मैम है, वैसिताई मैम से। तो हाँ। ने भी बोला कि करो करके, और दूसरा दीपाली में भी उसको खुद को लग रहा था
कि मुझे इतना अच्छा सुनाई दे रहा है, मैं इतना अच्छा बोल पाती हूँ, तो यदि मेरे पास का इम्प्लांट किया हुआ रहेगा कान का, तो मुझे सुनाई चारों तरफ से भी देगा, तो अच्छा लगेगा और मेरे जो वर्ड्स बोलने के हैं वो भी क्लियर होंगे, भाषा क्लियर। तो ने भी वो किया थोड़ा, मैम ने भी। तो हालांकि हम तो इसको 20 साल से बोल रहे थे कि करो करो। अच्छा। मैम हाँ। जब हम मुंबई गए थे तो हमको किसी ने हाँ। ये नहीं कहा कि दोनों कान का कर सकते हैं, एक तो ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाँ। पर हमको बोला गया था कि एक लैंग्वेज आप इसको कराइए, लेकिन हाँ। अब हाँ। हम लोग हैं कि लैंग्वेज भी जितनी हो करा सकते हैं और दोनों कान में भी करा सकते हैं, अब ऐसा हो गया है। हम्म। में न कोई यहाँ थेरेपिस्ट था, मेरे को नागपुर जाना पड़ रहा था, बहुत सारी मुश्किल, मंथ में 4 से 5 बार नागपुर जाना पड़ता था थेरेपी के लिए। अच्छा। और अभी हाँ। मतलब ऐसा होता है को मैपिंग करनी हो, थेरेपी करनी हो, भी सब ऑनलाइन हो जा रहा है। उस टाइम तो स्पेशल हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ता था। और और मुझे एक्चुअली वहां पर अच्छी थेरेपी मिले भी नहीं देखा जाए तो, क्योंकि जो थेरेपी मुंबई में है वो बेस्ट है। अच्छा, तो आप फिर नागपुर जाते थे और फिर आपने कहा कि दूसरे भी थेरेपिस्ट को आपने किया, ये कब की बात है? अर्ली डेज तो की बात? हाँ, अब जब 2006 की बात है, 2007 8, क्योंकि मुझे ऐसा जहाँ मुझे कोई सुनाता कि यहाँ कोई सेंटर खुला है या यहाँ कोई आ रहा है, आई है, तो मैं कि हो सकता है कि वहाँ कॉकलियर के कोई बच्चे हों या उनको उनको ट्रेन करे या सिखाते हो, पर वो बोलते थे कॉकलियर के बच्चों को नहीं करवाते हैं। अच्छा। तब मुझे बहुत मेरी बच्ची को मतलब अच्छे से अच्छा थेरेपिस्ट कोई मिले जो इसको हमको तो तो गाइडलाइंस चाहिए, तो हाँ, हमारे लिए कोई दे, हम तभी हम बच्चे को करवा पाएंगे। बराबर। फिर आप कहाँ गए नागपुर से जब सेटिस्फाइड नहीं थे तो? नागपुर अब के तो बाद ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था ना? नहीं, रायपुर में भी फिर नए नए कुछ आए, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कोई कोई आए, उनके लिए नया था। अच्छा, तो थेरेपी कितने महीनों तक चली? मैं करीब करीब 2-3 साल गई नागपुर। हाँ, ओ बढ़िया। 2-3 साल, मतलब थेरेपी का कितना इम्पोर्टेंस है। और हाँ, और आपकी तो दाद देनी पड़ेगी कि आप हार नहीं माने, नागपुर गए, नहीं मिला तो आपने खोज वहीं पे आपकी रुकी नहीं। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दीपाली अभी एजुकेशन स्कूलिंग खत्म हो गया है, तो अभी क्या कर रही है वो? एक्चुअली हमारे सिंधी में हम लोग क्या ज्यादा करके जॉब वॉब नहीं कराते हैं, मतलब एक पढ़ाई हो गया, फिर शादी की तैयारी करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो अभी क्या पढ़ाई कर रही है वो? नहीं, अभी तो कोई क्लासेस कुछ नहीं, अभी मैम क्या थेरेपी ले रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम के लिए भी हमको उतनी ही मेहनत करनी है। हाँ, तो तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 20 साल के बाद दीपाली मान गई इम्प्लांट के लिए? हाँ, एक्चुअली मैम ने हाँ। हिसाब से समझाया या हमको समझाया, हमारे मन में भी उसके मन में भी था, फिर ऊपर से उसके रिश्ते की भी बातें चल रही है, और वो कभी उसको लग रहा है कि मैम ने इस 6 महीने में मेरे को जितना कराया है इस कान से, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छा कर सकती हूँ। और तो फिर वो बराबर। भी तुरंत रेडी हो गई और उसने खुद बोला हमको कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कान का इम्प्लांट करवाऊं, तो हम तो एकदम खुश हो गए कि, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि 20 साल मायने रखता है, बहुत लंबा टाइम, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर आप कि आप इस 20 दिन में दीपाली मतलब जो थेरेपिस्ट मैम देते हैं उससे डबल करती है। मतलब क्योंकि हम लोग जब ये किए थे तो इसमें हमको सुनाई देता था, लेकिन जब अब प्लान किए हैं तो हमको यहाँ से सुनाई देता है उसको, तो वो बता सकती है कि मम्मी अब आवाज ऐसे ऐसे आ रही है। अच्छा, तो फर्क दिख रहा है। कितना टाइम हुआ है अभी इम्प्लांट को? 2 जनवरी को ऑपरेट हुआ था और स्विच ऑन तो ऑन हुआ है, स्विच ऑन 22 जनवरी। 22 जनवरी को। अच्छा, मतलब 1 महीना ही हुआ है स्विच ऑन हो। कहना है कि बहुत अच्छा वो है, अच्छा कर रही है। तो पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए कभी अगर आपके दिमाग में सवाल आए हो बायलैटरल को लेके, तो देखिए आज हमारे साथ 2 किस्से जुड़े थे।
एक का जो एज गैप था 12 साल का, और एक जो है दीपाली का तो क्या ही कहना कि 20 साल का फर्क है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स का डेडिकेशन और एज ए स्टूडेंट उसका भी डेडिकेशन मैटर करता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और किसी को भी कोई सवाल है उससे पहले रुकिएगा, मैं और एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक पेरेंट फादर की कहानी है जो गुजरात से जुड़ने वाले थे और किसी कारणवश जुड़े और अभी कुछ काम था इसलिए चले गए हैं। तो भरत जी गुजरात से हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना ये है कि फादर का जो रोल प्ले होता है इस पूरे थेरेपी में वो कितना इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे जर्नी में। तो उनको भी थेरेपी के लिए भी बहुत इश्यूज आए। इम्प्लांट तो हो गया था जल्दी, बट थेरेपी के लिए और स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत इनको इशू हुआ। तो वो हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने वाले थे कि कैसे उन्होंने हार नहीं मानी और आरटीआई के तहत वो लेके उन्होंने कैसे स्कूल में एडमिशन लिया और आज बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। बस उनका भी कहना यही था कि अर्ली इंटरवेंशन होना, थेरेपी कंसिस्टेंसी लेना और हार नहीं मान के स्कूल ने आज जिस स्कूल ने उनको मना किया था, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो आज बहुत ही रिनाउंड स्कूल है गुजरात में। तो ये एक फादर की स्टोरी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े। अब हम क्विकली एक सेशन ले लेते हैं। अगर पेरेंट्स को कुछ भी डाउट्स हैं बड़ा टू द पॉइंट रखिएगा ताकि हम सबके क्वेश्चंस को ले सकें। किसी को क्वेश्चन है? आई गेस किसी ने बीच में हाथ उठाया था। क्या आप हैं तो फिर से हाथ रेज करें। रिया, हाँ पूछिए रिया। रिया आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी मैम। मैम मेरे बेटे का इम्प्लांट 2020 में हुआ था। अभी दूसरा इम्प्लांट के लिए हम सोच रहे हैं, तो मैम वो वर्थ होगा उसके लिए? तो मैं तो देखो इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे हमने दीपाली की मम्मी से भी सुना कि आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से पहले बात करिए और समझिए। हमारे सामने तो केस है ही कि 20 साल का डिफरेंस और 12 साल के डिफरेंस में भी वर्क करता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और देखिए, मुमकिन तो है। जी मैम। मैम अभी भी आपको उसकी क्लियरिटी को लेके थोड़े इश्यूज हैं अभी भी, बिकॉज उसका इम्प्लांट 4 इयर्स में हुआ था। और अभी कितने साल का है? मैम अभी 9 इयर्स का है। अच्छा, तो 5 साल का ही फर्क। रिया, जी मैम। may I just butt in? रिया, Yes. आप अभी काफी लेट आई हैं। आप अभी 4:15 बजे ज्वाइन किया। यदि आप 3 बजे आते आपको इतने सारे पेरेंट्स का आश्वासन मिलता कि जितना जल्दी हो सके और जैसे भी हो सके बायोलैटरल इम्प्लांट कीजिए। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम सॉरी आई हैव टू से इट, बट आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सभी ने जवाब दे दिया है। यदि आप पहले आ जाते तो आपको और कॉन्फिडेंस मिल जाता टू गो अहेड विथ योर चाइल्ड्स सर्जरी। ओके ओके आप ओके मैम। रिकॉर्डिंग देख लीजिए। जी जी मैम, बिकॉज वो बच्चे का ट्यूशन था ना, उस वजह से मैं लेट हो गई उसको लाने में। आप आई रिकॉर्डिंग देख अंडरस्टैंड, बट लीजिए। आप पूरा और चूक गए अनीता हैं जी ना। कुछ, मैम अनीता जी बोलिए। मैं कुछ बोलूं मैम? यस श्योर। हाँ, एक लाइन बोलना चाहूंगी। वो बोल रहे हैं तो मैं बता रही हूँ उनको। वो जहां भी जाएंगे सब लोग का यही कहना होगा कि 15-20 साल का टाइम जो है बहुत ज्यादा है। आपका बच्चा उतना शायद नहीं कर पाए, लेकिन अपन जो मेहनत करेंगे बच्चों के साथ और बच्चा जो करेगा तो 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मेरे ऑडियोलॉजिस्ट ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि है ना, आप पहले अपने बच्चे को देखिए, उनकी कंडीशंस देखिए। मेरे बच्चे का स्पीच भी क्लियर नहीं है अभी इतना। मैं समझ लेती हूँ स्कूल में कन्वर्सेशन बेस्ट है, बट वही है ना, किसी से कन्वर्सेशन में इतना कॉम्प्लिकेशंस आते हैं काफी। तो मैम इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि वो इसके लिए ये इम्प्लांट अभी वर्थ है या नहीं है। मैम क्या करना चाहिए? मैम अभी थोड़े टाइम वी कनेक्ट कम्युनिटी है यहाँ पे, आप हमेशा ग्रुप में डालिए क्वेश्चंस, पेरेंट्स से कनेक्ट करिए। क्योंकि ये जो एंजाइटी है ना, हमारे पेरेंट्स के साथ ही आपस में एक्सपीरियंस पेरेंट्स के साथ बात करके ये जरूर से दूर होगी। और जैसे नवाज जी ने कहा कि शुरुआत की रिकॉर्डिंग एक बार ही जरूर से देख लेना, है ना। जी और अगर आपको कभी ऐसा लगे और तो मुझे मैसेज करिएगा, ग्रुप में मैसेज करिएगा। अनीता जी कंफर्टेबल है तो मैं आपको उनका भी नंबर दे दूंगी, अलमाज जी का भी नंबर दे दूंगी, जिनके बच्चों ने बायलैटरल का डिसीजन लिया है और उन्होंने किया है। ठीक है रिया? जी जी मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सो ओके, मच। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का। थैंक यू सो मच। आई होप आज के सेशन से आप बहुत सारे लर्निंग्स लेके जा रहे हैं। एंजाइटी दूर हो गई होगी, बहुत ज्यादा विडंबना होगी वो भी दूर हो गई होगी, और ऐसे ही जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन जाने से पहले ना, हम हमारा वी कनेक्ट का एंथम जो है वो सुन लेंगे। ओके। हाँ, नूतन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? आप म्यूट पे हैं नूतन जी। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी नेक्स्ट सेशन मैट्रिमोनी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अभी सबके बच्चे श्योर, आप मैसेज करिएगा, हम आई कंसिडर नो, करेंगे। मुझे है मालूम ना? है। आप हमारे आई ध्यान थिंक में मैं है। गुजरात आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए और ये बात करने के लिए। क्योंकि अभी सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अभी क्या नॉर्मल मैट्रिमोनी में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो थोड़ा क्वेश्चन है। तभी नेक्स्ट सेशन ऐसा कुछ करेंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। अब मेरा ओके। हाँ, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जिनकी शादी हो गई है उनको रखेंगे। We can hear the world, we connect the world. We can hear the world, we connect the world. With love and support, our journey began. We can hear you all, may you hear us too. We have shown the world we can. We can hear the world, we can connect the world. We can hear the world, we connect the world. We can hear the world, we connect the world. We can hear the world, we connect the world. हम होंगे कामयाब, जीतेंगे हर दिन। अब हमारी सुनो, हम आपकी सुने। एक कामयाब जीवन की राह चुने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे। थैंक यू सो मच पेरेंट्स आज ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ, एंड ऐसे ही आगे और वर्कशॉप्स के लिए आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जस्ट 2 मिनट्स, 2 चीज बात करनी है। एक तो काफी पेरेंट्स का नाम मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उनका फोन का नाम है, ओप्पो है, रियलमी है, मोटोरोला है। तो प्लीज आप ग्रुप पे रख दीजिए कि आप कौन थे जो आज आए हैं। और दूसरी बात, 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे है। हम वापस उस दिन भी एक जूम मैसेज सेशन कर रहे हैं। उस दिन हम आपके लिए बाहर के स्पेशलिस्ट को ला रहे हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनकी भी सजेशन सुन सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो उसका डिटेल हम आपको भेज देंगे ये वीकेंड तक। डेफिनेटली 3 मार्च को भी जरूर आइएगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।